हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो फिर आप सभी लोग कैसे हैं? सभी लोग मस्त, बिंदास, अच्छे, सच्चे और स्वीट बन करके, ब्यूटीफुल बन करके अपने जीवन को लगातार जी रहे होंगे। साथ में आप अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही धमाकेदार तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार आपको अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ देना है। तो हम लोग सिंपल सर्किट के दूसरे पार्ट में पहुंच चुके हैं। पहला आपको पार्ट मिल चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां पर उसको जा कर के देखिए और एंजॉय करिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये आपको टॉपिक थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं इस हिसाब से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको ये टॉपिक बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाए। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जानने वाले हैं कि किसी बैटरी के पास प्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, किसी बैटरी के पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो टर्मिनल पे जनरेट होता है या डिपेंड होता है, ऐसे बोल सकते हैं। फिर और ईएमएफ एंड करंट एंड रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये 5 पार्ट है। पार्ट कहना ठीक नहीं रहेगा, क्वांटिटीज बोल सकते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल और लोड रेजिस्टेंस को हम लोग उसे कहते हैं जैसे हमारा बल्ब हो गया, हमारा मोटर हो गया, हमारा फ्रिज हो गया, हमारा टीवी हो गया, हमारा कूलर हो गया, ठीक है ना। फिर आता है ईएमएफ और फिर आता है करंट। इन 5 क्वांटिटीज़ के बारे में, इनका बेसिक रिलेशन और इनके ग्राफ्स कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर हमारे पास एक सेल है, उस सेल के पास में कितनी पावर किसी दूसरी जगह पर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये साथ में ये भी कि अगर हमारे पास कोई सेल है, उस सेल से हम कितनी पावर ले सकते हैं, उसकी मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन क्या है, V और I का ग्राफ क्या है, I और E का ग्राफ क्या है, I और R का क्या ग्राफ है, इन सभी ग्राफ्स के बारे में भी समझेंगे। तो ये डिटेल वीडियो रहेगा आप सभी के लिए। थोड़ा सा नॉइज़ प्रॉब्लम हो रही है आउटसाइड, आई नो, फिर भी प्लीज़ मैनेज इट, ठीक है। तो हमें आज जानना है कि रिलेशन एमंग पोटेंशियल डिफरेंस या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड करंट, ठीक है ना, इतना बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक सेल है, हमें पता है सेल के पास में एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। सेल के पास में एक आयन्स के टूटने के बाद में एक एनर्जी बच जाती है। उस एनर्जी की वजह से उसके पास एक EMF जनरेट होता है, जो कि एक एनर्जी है, ना कि एक फोर्स है, ठीक है ना। कुछ बातें हैं जो बता दे रहा हूँ, जो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और साथ में वो एनर्जी ले करके एक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इलेक्ट्रोड से भी बनता है, उसकी वजह से चार्ज पूरे सर्किट में मूव करता है। तो मैं एक सिंपल सर्किट बनाता हूँ जिसमें एक मैं सेल लूँगा। तो एक सेल ले लिया हमने। बेसिकली हम लोग जो सेल डिज़ाइन करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, फिर भी जो बुक के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मैंने एक सेल लगाया है, ठीक है। इस सेल का EMF एप्टा है, एप्टा मैंने बोला था ना, कप्टा नहीं एप्टा। और यहाँ पर हमने इसको ऐसे जोड़ दिया है, ठीक है ना, और ये यहाँ से यहाँ तक गया है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और इसको हमने एक लोड रेजिस्टेंस के साथ में जोड़ दिया है, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस के साथ में इसको हमने जोड़ दिया है। इतना क्लियर हो गया पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, यहाँ पर सपोज करिए एक पॉइंट है A और यहाँ पर एक पॉइंट है B, ठीक है। बहुत ही ध्यान से मन लगा के इस चीज़ को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमने लिया है, रेजिस्टेंस है कैपिटल R। यहाँ पर सेल इधर लगा है, तो हमें पता है सेल की जो पॉजिटिव वाली प्लेट होती है, उस पॉजिटिव प्लेट से चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। बहुत ध्यान समझो, सेल की पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज चलता है जिससे करंट बनती है। बट कंडीशन नंबर 2 पे आइए, सेल के निगेटिव प्लेट से राइट साइड में, ठीक है, यहाँ पे देखो दिया राइट साइड में, सेल के निगेटिव प्लेट से राइट साइड में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। मींस
निगेटिव चार्ज का फ्लो होता है। समझ में आया कुछ? कहेंगे सर ठीक है। तो सेल के पॉजिटिव प्लेट से करंट की डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ये हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया। ये हमारा करंट का डायरेक्शन। सर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होती है? तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जनरेट होती है। तो अक्रॉस टू रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज VA माइनस VB इज इक्वल टू I इंटू R। यहाँ पर I करंट फ्लो हो रही है। सपोज करिए, इतना क्लियर है? कहेंगे सर वेरी क्लियर। सपोज करिए कि इस वाले पॉइंट पर भी एक पॉइंट हमने ले लिया, इसका नाम रख दिया हमने C, इसका नाम रख दिया हमने D। क्या आप कंसीडर कर सकते हैं कि कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है, कौन सा पोटेंशियल कम है? यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल हाई होगा, ठीक है ना? तभी तो करंट इधर जाएगी। अगर ये वाला हाई होता तो करंट ऐसे आती। समझो बहुत ध्यान से। अगर ये वाला पॉइंट क्या होता, अगर ये वाला पॉइंट नीचे होता तो करंट इधर से इधर आती, पर इसका पोटेंशियल हाई है इसलिए करंट इधर फ्लो हो रही है, ठीक है? अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको आ जाएगा यहाँ पे। अगर ये वाला C हायर है तो ये करंट इधर फ्लो होनी चाहिए कि इधर फ्लो होनी चाहिए? बताइए। तो VC जो है, VC माइनस का VD इज इक्वल टू कितना होना चाहिए बताइए? अगर हम इसको मान लें कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, V इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू IR, VC माइनस VD इज इक्वल टू VV हो जाएगा। पहली कंडीशन याद रखिए। दूसरी कंडीशन कि जो ये VC माइनस VD है ये किसके इक्वल हो जाएगा? अगर हम सेल के अंदर पहुंच जाते हैं, ये हमारा सेल है, सपोज करिए ये हमने सेल को ऐसे बना दिया, ठीक है ना? ये हमारा सेल हो गया। ऐसे ही आपको सेल बनाना है अपना छोटा सा सेल। इस सेल के अंदर की बात करें तो करंट इस डायरेक्शन में जा रही कि नहीं जा रही है? जा रही है। और हमने पोटेंशियल किधर से किधर कंसिडर किया है कि ये ज़्यादा है ये कम है, ठीक है? तो यहाँ से ऐसे जाएगा और करंट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है? तो जो यहाँ पर EMF है, जो हमारे पास EMF है E, ये पोटेंशियल से कैसे रिलेट करेगा? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। एप्टा माइनस का IR। तो ये जो बेसिक इक्वेशन बनेगी वो बेसिक इक्वेशन ये होगी, VA माइनस VB, लिखिए बहुत ध्यान से, VA माइनस VB इज इक्वल टू VC माइनस का VD इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E माइनस IR। इसे कोने में लिख करके चौकोर वाले खाने से सजा दीजिए। ठीक है, चौकोर वाले खाने से सजा दीजिए। ओके, ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू दिस। अगर हम अपना वोल्ट मीटर यहाँ पर सेट करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू कितनी होगी? V इज इक्वल टू एप्टा माइनस IR। अब इसको न्यूमेरिकली समझिए, समझिए। सपोज करिए कि मैंने एक ये फिगर बनाया, ठीक है ना? इस फिगर में इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू है, आपने छाप लिया है ना, ठीक है? इस वाले जगह पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इस वाले जगह पर पोटेंशियल है 5 वोल्ट। तो आपको समझ में आता है कि करंट का फ्लो किधर होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर इस जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर? ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर आएगा 5 वोल्ट। तो मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको हमने 4 वोल्ट ले लिया, तो यहाँ पर आएगा 6 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस के पास में कितना वोल्टेज कंज्यूम हो रहा है? तो 6 वोल्ट कंज्यूम हो रहा है, 6 वोल्ट कंज्यूम हो रहा है। ओके, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ दी है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ नहीं दी है और हमने कहा सर इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर है, वो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या आप बता सकते हैं? तो कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं। V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। और ये जो हमने लगाया है, ये जो हमने सॉल्व किया है, ये पूरे सर्किट के लिए, ठीक है? और जो ये हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल अक्रॉस दिस, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आया है? इसके अक्रॉस पोटेंशियल आया है 6 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल आया है कितना? इसके अक्रॉस पोटेंशियल आया है 6 वोल्ट। V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ठीक है ना? V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा कितना? 6 ओम आ जाएगा,
सकता ही। और अगर सपोज कर लीजिए जो ये स्मॉल आर दिया हुआ है ये 1 ओम है, 1 ओम है, देन ईएमएफ कितना होगा? तो यहाँ पर आपके पास में कितना पोटेंशियल आया है? 6, आई कितना है 1, आर कितना है 1, ई कितना हो जाएगा 7, ई कितना हो जाएगा 7। कैसे निकाला हमने? यहाँ पर वी की वैल्यू रखी है, तो वी इज इक्वल टू कितना है? वी इज इक्वल टू एप्टा माइनस आई इंटू आर। वी की वैल्यू कितनी आई है अक्रॉस टू दिस आई है कितनी? 6, एप्टा माइनस आई कितना है 1, आर कितना है 1, देयरफॉर एप्टा इज इक्वल टू 6 + 1 इज इक्वल टू 7 वोल्ट, 7 वोल्टम। ठीक है ना, ये आपका आ गया क्या? इस सेल के पास में कितना ईएमएफ है? इतना है। बट यहाँ पर कितना मिल रहा है इसको? यहाँ पर सिर्फ 6 मिल रहा है। ये क्या लेथन है? ठीक है, ये क्या लेथन है? ये लेथन अभी हम लोग आगे समझेंगे। क्लियर है इतना ठीक है। इसको साफ करते, ये लिखा रहेगा अभी। ओके 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 बाबूजी। एक गाना आया था बड़े सा, बाबूजी ज़रा धीरे चलो। अब उसके आगे आपको पता है क्या है? वहाँ पे क्या है बताओ? वहाँ पर था बिजली खड़ी, यहाँ बिजली खड़ी। क्या बिजली खड़ी हो सकती है? इज दैट पॉसिबल? मतलब कवि की कल्पना देखो, बिजली को खड़ी कर दे रहे हैं। क्या है यार? हाँ, ये हो सकता है कि बिजली जो है क्या हो? हाँ, लड़की हो सकती है। बट कोई माँ बाप अपनी बेटी का नाम बिजली क्यों रखेंगे? पहले टाइम पे, जो बहुत पहले का टाइम था, उस टाइम पर क्या होता था कि एक बहुत छोटा सा गेम लोग खेलते थे बिजली के। तो बिजली टच कर लो, नहीं टच करो, जो टच करेगा वो मार खाएगा, जो नहीं टच करेगा वो मार नहीं खाएगा। अब ये गेम आपने खेला है कि नहीं खेला पता नहीं, आप लोग बहुत स्टैंडर्ड हो गए होंगे। सन 87 में गेम होता था, बहुत पहले। ठीक है, चलो छोड़ो उसको। इतना हो गया ये हमारे पास में। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे पास जो फॉर्मूला जनरेट होकर के आया है V = E - IR, वो कैसे आया? ठीक है ना, तो हमारे पास V = इस वाली जगह पर कितना पोटेंशियल आया? 6 वोल्ट। कैसे फाइंड किया हम लोगों ने? इसको फाइंड किया हम लोगों ने ऐसे, यहाँ पर लगाया हमने वोल्ट मीटर, ये हमारा एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल आएगा V = IR। अगर इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रही है तो, ठीक है, इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रही है तो इतना हो जाएगा। यहाँ पर ये EMF है, ये वोल्ट में है, इसको बेटा देता हूँ मैं यहाँ से, और ये हमारा करंट इधर फ्लो हो रही है। तो इस सेल की वजह से इसमें कितना रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ? R, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया। तो फॉर्मूला हमारा रेडी होकर के आया, V = E - IR या एप्टा माइनस IR। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? एप्टा इज इक्वल टू V + IR। वी नो दैट, इक्वेशन 1 डालो इसको फटाक से, और V = IR। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर इनको मैच करें तो एप्टा इज इक्वल टू IR + R। कैसे हुआ? ये वाली V की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया तो IR आया, यहाँ से हमने I कॉमन कर लिया तो ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये सेल का EMF दिया हुआ है, और ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। सपोज करिए आपको करंट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, आपको करंट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। इंटरनल रेजिस्टेंस तो आप हटा नहीं सकते हैं। किसी भी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, क्या आप उसको हटा सकते हैं? अगर इलेक्ट्रोलाइट हटा, चलो मान लिया हटा दिया आपने, तो हटा दिया तो सेल में EMF कहाँ बचेगा? इलेक्ट्रोलाइट से ही तो चार्ज हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। ठीक है, तभी तो सेल बना हुआ है। तो हम इसको तो हटा नहीं सकते, बट हाँ, अगर हम इसको हटा दें, अगर हम इसको ज़ीरो कर दें, इस रेजिस्टेंस को इतना कर दें, इतना कर दें, ज़ीरो कर दें, तो हमें यहाँ पर जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। क्या हम सेल में EMF को चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते। तो हमें I मैक्सिमम चाहिए, कैसे लेकर के आएंगे? तो I मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे? हमें चाहिए I मैक्सिमम, मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जो I आएगा, I इज इक्वल टू आएगा एप्टा अपॉन R + R। ठीक है, अगर हम R की वैल्यू सपोज करो, एप्टा इज इक्वल टू 10 वोल्ट तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1.5 वोल्ट दिया, 1.5 वोल्ट एक सेल है ना हमारे पास, 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है
0.5 वोल्ट, 5 ओम, ठीक है, बहुत रेजिस्टेंस है इसके पास। 0.5 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अगर हम इस वाले रेजिस्टेंस को 0.5 भी रखते हैं, 0.5 भी रखते हैं, इसको 0 पॉइंट लिख लो, है ना। अगर इस रेजिस्टेंस को 0.5 भी रखते हैं, मतलब बहुत कम रखते हैं, तो भी हमारे जो ये वैल्यू आएगी 1.5 आएगी, ठीक है। सोचिए अगर हम इस वाली वैल्यू को 1 कर दें, 1, ठीक है। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को, देखो ये वैल्यू तुम चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ इस वैल्यू और इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ऐसा है कि नहीं है, कैसे है, देखो ये तो इतनी वैल्यू आ गई, यहाँ पर हम आर की वैल्यू रख रहे हैं सबसे पहले 0, ठीक है। हमने रखा 0, तो 0 रखने पर यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1.5, इसकी वैल्यू है कितनी, 0.5। तो I इज इक्वल टू 1.5, 0 प्लस 0.5 कितना आएगा बताइए। ये तो 0 है, यहाँ से पॉइंट कटेगा, यहाँ आएगा 3 एम्पियर आएगा। हमने R की वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट किया। शुरुआत में R कितना रखा है हमने, 0 रखा है, तो R एट R इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 1। हम देखो वैल्यू बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, इंक्रीज कर दी, तो I इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस को देखो 0 से हमने 1 किया, रेजिस्टेंस को हमने इंक्रीज किया है, तो करंट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। रूल याद करो फटाक से। इस सिस्टम में सेल में अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को छोड़ के जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है या लोड रेजिस्टेंस है, उस लोड रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने पर करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 से मैंने रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया है 1 और करंट 3 से 1 पहुँच गई, करंट डिक्रीज हो गई। इतनी नाइंसाफी, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। क्लियर हुआ कुछ, कहेंगे सर वेरी क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। ये इतना हो गया। तो करंट को यहां से ऐसे हम लिख सकते हैं समझने के लिए, इफ आर इंक्रीज करंट इज डिक्रीज, ठीक है। इफ आर डिक्रीज करंट इज इंक्रीज, ठीक है ना। इसको मैं हटा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, आई होप इतना, ओके। इतना हो गया, ये अलग कॉन्सेप्ट लिख लीजिए इसकी जगह पर। अब हमें चाहिए आई मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम कैसे आएगा, आई मैक्सिमम बनाने के लिए आपको आर को 0 करना पड़ेगा। आई मैक्सिमम इज इक्वल टू एप्टा अपॉन आर, यहाँ लिखेंगे हियर आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब आर की वैल्यू 0 होगी तो ये आई मैक्सिमम जाएगा इतना, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना है हमें, किसके किसके बीच में, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में, और एक ग्राफ भी बनाएंगे हम लोग रेजिस्टेंस और वोल्ट के बीच में, ठीक है, वोल्ट बोल रहा हूँ, विभव के बीच में। तो ये हमारा हो गया करंट I और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस R, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझिए, जब हमने R की वैल्यू 0 करी है, R की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 10 11 मैक्सिमम तक, ठीक है। हमने R की वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी, R की वैल्यू 0 कर दी, तो हमें करंट कितनी मिल रही है, मैक्सिमम E/R। तो हमने मान लिया कि इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक, कुछ इस वाले पॉइंट पर इसकी फिक्स वैल्यू होगी कितनी, ये है हमारी I मैक्सिमम, ठीक है। I मैक्सिमम हमें यहाँ मिलेगा इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, पर यहीं पे मिलेगा। इस वाले सर्किट ऐसे मत बनाओ, इसको गड़बड़ हो जाएगी, भूल जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये हमें यहाँ पर I मैक्सिमम मिलेगा, कितना मिलेगा, E/R मिलेगा। तो हम इसको अगर इस लाइन पे ऐसे लिखेंगे तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना मैं लिखूंगा यहाँ पर, I ये वाला जो वैल्यू है कितना है, E/R है, E/R I इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब देखो हमने जैसे जैसे करंट को बढ़ाया है, जैसे जैसे करंट मतलब R को 0 किया है, अब हम रेजिस्टेंस को बढ़ाना इंक्रीज कर रहे हैं। रेजिस्टेंस को हमने इंक्रीज किया, करंट डिक्रीज होगी, ठीक है। फिर बढ़ाया तो हमने देखा कि जैसे हमने रेजिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक किया तो ये वाली वैल्यू करंट की यहाँ पर आ गई, ठीक है, एक ये वाली वैल्यू आ गई। फिर हमने रेजिस्टेंस को बढ़ाया, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, हमने फिर बढ़ाया, ये यहाँ पर आ गई, फिर हमने बढ़ाया, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, फिर हमने बढ़ाया, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो करंट को बढ़ाने से रेजिस्टेंस का जो सीक्वेंस है कुछ ऐसे घट रहा है, ठीक है, ऐसे घट रहा है, ठीक है। कहेंगे सर क्या करंट 0 हो सकती है, पॉसिबल है ऐसा?
ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर भी हो सकती है। अगर आप इसको इन्फिनिटी कर दे तो यहाँ से चार्ज इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो कि ये इंसुलेटर मान लीजिए, अगर यहाँ पे इंसुलेटर लगा देंगे तो करंट फ्लो ही नहीं होगी, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। तो ये देखिए आर की वैल्यू बढ़ने के साथ में ग्राफ इसका ऐसा है, एक लाइन नहीं है ये एक लाइन नहीं है सर, थोड़ा सा टेढ़ा है ग्राफ, ये ऐसे करके है, ठीक है ना, ये एक लाइन नहीं है। इनको दोबारा बनाता हूँ, ये जो है कर्व थोड़ा सा है, हल्का सा कर्व्ड है, ठीक है ना, ये कर्व्ड, ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा आई और आर के बीच में। आई ये क्या है, इस वाले पॉइंट पर मिलेगा आई मैक्सिमम, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है एप्टा बाई आर, और मैक्सिमम जाते जाएंगे तो ऐसा आ जाएगा, क्लियर है इतना, ठीक है। इस वाली वैल्यू में आइए, इस वाली वैल्यू में अगर हम यहाँ पर इस आई की वैल्यू को आई और वी के बीच ग्राफ खींचे ना, इतना हो गया, इसको साफ कर दें, हाँ ठीक है, ग्राफ छापिए। ओके, ये वाला ग्राफ समझ में आ गया ना, आई और आर के बीच में है, कैपिटल आर और आई के बीच में आई मैक्सिमम हमें बनाना है, तो ऐसे ग्राफ करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये हमारा इतना हो गया, इसको मैं साफ कर देता हूँ, है ना। तो ये चीज़ें इस हिसाब से ही आपको याद रखनी है, नहीं तो आप भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके ओके ओके, अब देखो इसके आगे चलते हैं ना। अब आगे में क्या है, अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे किस पे, रेजिस्टेंस और इसके बीच में, किसके बीच में, किसी के बीच में कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, सभी के ग्राफ ही तो बनाने हैं। हमारे पास दो फॉर्मूले हमें लिख लेना। पहला फॉर्मूला क्या हमारे पास में है, पहला फॉर्मूला E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, ठीक है ना, एक फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले को जब हम वी इज इक्वल टू आई आर कर देंगे तो ये वाला ई लिखा मैंने, एप्टा लिखो बेटे यहाँ पे, सॉरी, एंड इक्वेशन 1 एप्टा इज इक्वल टू आई आर प्लस आर लिख लो, ठीक है ना, दो ही तो फॉर्मूले हम लोगों ने यूज़ किए हैं, एंड वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये सोचिए इस वाले फॉर्मूले में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को हम ज़ीरो कंज्यूम कर लें, ठीक है ना, या करंट को मान लें, तो आई के बीच और वी के बीच, आई एंड वी के बीच, इस वाले आई और इस वाले वी के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ आएगा। तो अगर आई की वैल्यू ज़ीरो है, अगर आई की वैल्यू ज़ीरो है, अगर इस वाले वैल्यू को देखिए, आई की वैल्यू अगर ज़ीरो है, आई की वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ पे आई की वैल्यू है ज़ीरो, अगर आई की वैल्यू ज़ीरो है, अगर सर्किट में करंट की वैल्यू ज़ीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V वो ईएमएफ के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पर कहीं पे आएगा, होगा ऐसा। यहाँ पर क्या है, ज़ीरो है कि नहीं है आई की वैल्यू, यहाँ पे पोटेंशियल भी शुरुआत में ज़ीरो, बट जैसे हमने देखा यहाँ पर आई की वैल्यू ज़ीरो है, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये V है और ये आई है हमारा, ठीक है, V और I के बीच, ये हमने V का ग्राफ देखा। तो यहाँ पर ये V क्या है, V है E के इक्वल, V क्या है, एप्टा के इक्वल है, किसके इक्वल, कप्टा के इक्वल, एप्टा के इक्वल है। कैसे, इस वाले ग्राफ को बहुत ध्यान से देखो, एप्टा इज इक्वल टू V प्लस आई आर। अगर हम सर्किट में कोई करंट फ्लो ना होने दें तो जो हमें टर्मिनल पोटेंशियल मिलेगा, वो टर्मिनल पोटेंशियल कैसा होगा बताइए, कैसा होगा, कहेंगे सर एप्टा के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब सोचो करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है, करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो V क्या होगा। तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन को ऐसे यहाँ पे लिखो, एप्टा माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू वी, ठीक है। सपोज कर लिया हमने कि एप्टा की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है, जो हमारा सेल है उसका ईएमएफ दिया है 1.5 वोल्ट, ठीक है ना, और हमने कहा कि करंट की वैल्यू ज़ीरो शुरुआत में थी, ज़ीरो थी शुरुआत में, तो ये वाला ख़त्म हो गया, ठीक है, तो V इज इक्वल टू V हो गया। पर जैसे ही करंट की वैल्यू 1 हो गई, जैसे ही करंट की वैल्यू 1 हो गई और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, कितना है 0.5, 0.5 है, ठीक है ओम। तो यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे, 0.5 रखेंगे तो कितना रहेगा 0.5, और इस सेल की वैल्यू कितनी है, सेल की वैल्यू है 1.5, दोनों को लेस करिए कितना आएगा बताइए। तो यहाँ पर आया 1.5 माइनस का 1 इंटू 0.5 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो ये तो मैक्सिमम था, कितना था 1.5 था, ये कितना था 1.5, थोड़ा तो लिखता हूँ ना, V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1.5,
एप्टा, ठीक है। 1.5 वोल्ट यहाँ पर था, तो 1 वोल्ट इसके नीचे होगा कहीं पर, कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो हमने मान लिया 1.5 इतना है, तो 1 इतना हो जाएगा, हाँ 0.5 इतना हो जाएगा, ये तो होगा ना। तो इस वाली जगह पर जैसे ही हमने इसको देखा ये यहाँ पर 1 होगा, तो हमने इसको ऐसे से कर दिया भैया, ये हमारा दूसरा ग्राफ हो गया, ठीक है। हमने आई की वैल्यू को बढ़ा करके कर दिया, कितना कर दें, 2 कर देते हैं ना। यहाँ पर 1 एम्पियर है ये हमारा, 1 एम्पियर। जैसे ही हमने इसको 2 एम्पियर किया, जैसे ही हमने इसको करंट को बढ़ा के 2 एम्पियर कर दिया, जैसे ये 2 एम्पियर होगा वैसे यहाँ पर 1 आएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये 1 वोल्ट है, यहाँ पर 0.5 वोल्ट है, और यहाँ पर 0 वोल्ट है, ठीक है ना। एक ये वाला पॉइंट आया नहीं आया। जैसे ही हमने इसको बढ़ा के 2 वोल्ट किया, तो हम देख रहे हैं कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, इतनी डिस्टेंस ये है, इतनी डिस्टेंस ये है, हाँ ठीक है, इतना ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये 1 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है। जैसे ही हमने इस वैल्यू को 3 एम्पियर किया, जैसे ही हमने इसकी 3 एम्पियर किया, 3 एम्पियर करते ही ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई, और पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये आपका ग्राफ बनेगा ऐसा, किसके बीच में, आई और वी के बीच में ग्राफ ऐसा होगा। तो इस ग्राफ को हम लोग ऐसे बना लेते हैं सिंपल तरीके से, अगर देखें तो ये आपका ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ पर v इज इक्वल टू एप्टा होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर v इज इक्वल टू 0 होगा, v इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर i की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम, i की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। i की वैल्यू मैक्सिमम कह सकते हैं, या i की एक ऐसी वैल्यू होगी जिस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस टू दिस रेजिस्टेंस, वहाँ पर v की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये ग्राफ हो गया, कमेंट क्लियर होगा ना। चलिए आगे चले, ओके आगे चलते हैं। सारे ग्राफ ही समझना है इस लेक्चर में हम लोगों को सही से। तो ये हमारा इतना हो गया सर। अब एक चार्जिंग वाला देख लेते हैं कि चार्जिंग के पहले इफ़िशियंसी देख लें, है ना, इफ़िशियंसी देख लेते हैं। सेल की इफ़िशियंसी कैसे फाइंड करें, तो सेल की इफ़िशियंसी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो सेल की इफ़िशियंसी का फॉर्मूला होता है, इनपुट और आउटपुट के फॉर्म में हम फाइंड करते हैं। तो इफ़िशियंसी होता है आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है ना, ये तो होता है। तो आउटपुट हमें किस पे फॉर्म में मिलता है, हमें आउटपुट तो यहाँ पे मिल रहा है, हमें आउटपुट तो यहाँ पे मिल रहा है, और अगर हमें आउटपुट वहाँ पे मिल रहा है तो कौन सी वैल्यू आएगी, सोचिए। जैसे आपके जो वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, और आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है, वो दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो इफ़िशियंसी ऑफ दिस सेल, इफ़िशियंसी ऑफ दिस सेल, तो इफ़िशियंसी ऑफ दिस सेल, इफ़िशियंसी ऑफ द सेल, ठीक है, ये होता है ईटा, अरे वो ईटा नहीं, ईटा परसेंट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन, ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, इनपुट वोल्टेज इंटू 100, ठीक है ना। आउटपुट कितना है बताइए, आउटपुट है आपके पास V, और इनपुट कितना है E इंटू 100, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, E इज इक्वल टू क्या होता है, IR प्लस R, बताइए होता है कि नहीं होता है, I से R कट जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, 1/R प्लस R/R, ये हो जाएगा 100, ये कटेगा, कितना आएगा 100/1 प्लस R/R, ठीक है। अभी देखो कोई बहुत मस्त चीज़ आएगी यहाँ पर, कहेंगे सर क्या आएगी, देखो बेटे भी, एक मिनट रुक जाओ बस, इंटू 100, इतना है कि नहीं आया हमारे पास, इतना आया। अब समझिए इफ़ R इज़ इक्वल टू 0, अगर R 0 हो जाए तो कितना आएगा, ये कैसा हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा यहाँ पे। अगर हमें 100% चाहिए क्या इफ़िशियंसी, 100% इफ़िशियंसी चाहिए, तो ये वैल्यू फॉलो करानी पड़ेगी। कैसे, देखिए, अगर R इन्फिनिटी होगा, मैक्सिमम होगा, रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, तो अगर यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो R बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कितना होता है बताइए, कहेंगे सर 1/0 होता है, ये तो होता है सर, यही होता है, कन्फर्म है, बताइए, भूलिए जल्दी से, यही तो होता है ना, 1/0 होता है। तो जैसे हम इसको 1/0 करेंगे तो 1 इंटू 0 हुआ ना, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0।
अब ये वैल्यू ज़ीरो हो गई है, ये वैल्यू ज़ीरो हो गई है, तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ये वाली पूरी वैल्यू ज़ीरो, यहाँ बचेगा 1/1 इंटू 100%। अगर हम आर की वैल्यू इन्फिनिटी ले लें, मीन्स मैक्सिमम कंडीशन ले लें, तो हमारा जो सेल होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम एफिशिएंट होगा। हालांकि ऐसा कोई सेल नहीं है, ठीक है ना। फिर समझिए, आप कहेंगे सर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो कर दे तो, मतलब एक्सटर्नल जीरो कर दे तो, देखो अगर जीरो कर देंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, यहाँ पर एक वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, यहाँ पर जब हम जीरो रखेंगे तो आर बाई ज़ीरो कितना होगा, इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा। अब आर बाई इन्फिनिटी, तो ईटा परसेंटेज इज इक्वल टू 1/1 प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, कोई वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 10 11 1000, जितनी चाहे उतनी। इन्फिनिटी का मतलब होता है हम कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, तो आर इज इक्वल टू 0 पर सेल कैसा होगा, एफिशिएंट नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। इसका भी ग्राफ बनाते हैं हम लोग आर की वैल्यू पे ऐसे करके। ये हमारा ईटा दिया हुआ है, ये हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू 0 पर, आर की वैल्यू 0 करने पर ये कितना आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहेंगे सर आ रहा है। और आर की वैल्यू इन्फिनिटी करने पर कितना आ रहा है, 100% आ रहा है। तो ये 100% हो गया। मैं इसका एक बार ग्राफ चेक कर लेता हूँ, एफिशिएंसी वाला ग्राफ, थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रही है इस ग्राफ में। हाँ हाँ ओके, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे करके, ठीक है। जब आर की वैल्यू 0 होगी, आर की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी होगी कम से कम होगी, कम से कम होगी। मान लीजिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम कर देंगे तो ये वैल्यू कम से कम हो जाएगी, ठीक है ना। और जैसे हम इसको इन्फिनिटी करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। इसकी वैल्यू इन्फिनिटी करने पर, आर की वैल्यू इन्फिनिटी पर ये वाली वैल्यू 100% आ जाएगी, ये वाली 100% है, 100% एक्यूरेट। ओके, अब इसको सॉल्व करें, आगे चले। ओके, ये आपका एफिशिएंसी का टॉपिक है। अब इसी में आते हैं हम लोग पावर के लिए। मैं पूरा साफ कर लेता हूँ सही से बोर्ड, फिर आगे चलते हैं ना। ओके, अब पावर के लिए आना है हम लोग को। एक और छोटी सी बात समझ लीजिए, जो हमारा सेल होता है उस सेल में कोई भी ऐसा सेल आज तक बनाया नहीं गया है जो आइडियल हो। सर आइडियल सेल क्या होते हैं, तो आइडियल सेल ऐसे सेल होते हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा हो, 0। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा हो, 0। आज तक नेचुरली ऐसा सेल नहीं है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 वाला कोई भी सेल नहीं है हमारे पास। सभी सेल्स के पास में रेजिस्टेंस होता ही होता है, सभी सेल्स के पास में रेजिस्टेंस होता ही होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लेगा आइडियल सेल का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आइडियल सेल का रेजिस्टेंस होता है 0, ठीक है। कौन सा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 होने पर करंट की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। कितनी होती है, मैक्सिमम, ठीक है। ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग एक सेल के पास में कितनी पावर होती है, ठीक है ना। जैसे शक्तिमान के पास पावर होती है वैसे ही सेल के पास भी पावर होती है। ओके, तो हमारे पास एक सेल है, मैं सेल बनाता हूँ फटाक से। ये सेल का हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये हो गया हमारा एक्सटर्नल पॉइंट, जोड़ दिया इसको हम लोगों ने, ये ऐसे करके, ठीक है ना। ये एप्टा हो गया, ये आर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया, इसमें करंट फ्लो हो गई आई, ठीक है। इतना हो गया, ये हमारा सेल है, बहुत सिंपल सेल, मैंने फटाफट बना दिया। दो इक्वेशंस हैं, आपको पता है एप्टा इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू कितनी है, आई इज इक्वल टू एप्टा अपॉन आर प्लस आर, ये है कि नहीं है, क्लियर है। ओके, यहाँ से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी यहाँ से होते हुए, इसमें से होते हुए और यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। इतना क्लियर है, कहेंगे सर क्लियर है। अब ये मुझे बताइए कि अगर इसमें से इतनी करंट फ्लो हो रही है, कितनी, इतनी, इस रेजिस्टेंस से, तो इस रेजिस्टेंस के पास में कितनी एनर्जी आ जाएगी, कितनी पावर आएगी। तो हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर, होता है कि नहीं होता है, ये वैल्यू होती है। इस आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, एप्टा स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ये क्या है, इस सेल से मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं है अभी, ये इस सेल से ट्रांसफ़र होने वाली एनर्जी इतनी है,
ठीक है, इस वाले पॉइंट पे जो इस सेल से इस वाले रेजिस्टेंस जो लोड रेजिस्टेंस है उसके पास में जो पावर ट्रांसमिट होगी, वो जो ट्रांसमिट हो रही है वो एनर्जी करेगा क्या, तो ये एनर्जी को लेगा और इसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है, एक्सपेंड कर देगा। यहाँ को छोड़ के यहाँ पर भी आइए, इस रेजिस्टेंस के पास भी इतनी ही एनर्जी आएगी, कितनी, इतनी, तो हमने इससे मान लिया इसके पास में आया P1, इसके पास में आया P2, P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्टा अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। आया इतना, बताइए, ये आएगा, इसके पास इतनी एनर्जी आ गई, ठीक है, इस सेल ने इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करी है। मान लीजिए ये टोटल 100 जूल थी, यहाँ पर 60, यहाँ पर 40, या यहाँ पे मान लीजिए 70, यहाँ पे मान लीजिए इतनी, ठीक है। अब हमने ये कंसिडर कर लिया है कि अगर ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हम इसकी वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं, ये सब छोटी छोटी बातें आप समझ जाएंगे अभी। तो हमारे पास ये आया इतनी, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करने के लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करने के लिए आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम पावर के लिए आर इज इक्वल टू आर होना चाहिए। पर कैसे, हमने कहा ठीक है, तो हमने इस वाली वैल्यू का जो P1 अब हमने लिया, इसको हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से, इस वाली P का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल R के रिस्पेक्ट में, ठीक, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, अब ये जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हमने क्या किया, इसका लॉग ले लिया, हमने इसका लॉग ले लिया। जैसे हम लॉग लेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, जैसे हम लॉग लेंगे वैसे ही हो जाएगा क्या, लॉग P इज इक्वल टू लॉग E लॉग एप्टा स्क्वायर माइनस का लॉग R प्लस R का होल स्क्वायर, और प्लस का, देखिए ये वाला माइनस थे, प्लस का लॉग R, ठीक है ना, इतना हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे R के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1/P dP अपॉन dr, ये हो जाएगा 0, माइनस का ये हो जाएगा 1/R प्लस R, यहाँ पर आएगा 2, ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये सब आपको कर चुके, पता है आपको, 2 इधर आ जाएगा, कैसे, लॉग A की पावर B लिख देता हूँ, नहीं तो कहोगे सर कैसे, लॉग E A की पावर B इज इक्वल टू होता है B लॉग EA, ठीक है, पावर यहाँ पे कंज्यूम हो गई, इतना हो गया, प्लस का 1/R, इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 बचेगा, तो इसमें वो किया नहीं। ये फॉर मैक्सिमम लिखेंगे, P मैक्सिमम के लिए, फॉर P मैक्सिमम dP अपॉन dr इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन याद रखिए, ठीक है, जब आप मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ेंगे तो इतना पढ़ना पड़ेगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इतना बचेगा, तो 2 अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू 1/R, ये माइनस में दिया है, तो माइनस में दिया है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो इक्वल हो जाएगा, इस वाली वैल्यू को इधर लेके आएंगे इक्वल हो जाएगा, क्रॉस कर दीजिए, सॉरी प्लस हो जाएगा, 2R इज इक्वल टू R प्लस R, हियर R इज इक्वल टू R आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे 2R दिया, इधर आएगा, कितना हो जाएगा, देखो ये वैल्यू इतनी दी है, इसको हमने 0 किया, 0 करने के बाद में ये खत्म हो गया पूरा, इतना बचा, ये वाली वैल्यू इधर लेकर के आए, प्लस हो गया, ये 1/R हो गया, इसको सॉल्व करने पे R/R आया कि नहीं आया। अगर हम इस वाले फॉर्मूले में R इज इक्वल टू R रख दें तो P मैक्सिमम कितना आएगा हमारे पास, आएगा एप्टा स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर इंटू R इज इक्वल टू एप्टा स्क्वायर अपॉन 4R, ये हमारी वैल्यू आएगी, ये हमारी वैल्यू आएगी। इस वाले में कितनी पावर आएगी, वो पावर की वैल्यू कितनी होगी, इस पावर की वैल्यू होगी P इज इक्वल टू एप्टा स्क्वायर अपॉन 4R, ठीक है, पावर। इस सेल के द्वारा इसमें इतनी रेजिस्टेंस के द्वारा इतनी पावर क्रिएट होगी, सर करंट कितनी आएगी, तो I की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ पर, तो एप्टा अपॉन 2R या एप्टा अपॉन 2 कैपिटल R, I मैक्सिमम, कुछ समझ में आ रहा है, कहीं से बिल्कुल आ रहा है। अब थोड़ा दिमाग लगाना एक चीज़ के लिए, थोड़ा सा लगाना है बस, ज़्यादा नहीं तुम्हारे पास, है ना। ये देखो इतनी करंट आई थी जब हमने अपना सेल क्रिएट किया था, और ये पावर ट्रांसमिशन के लिए है, यहाँ से कितनी पावर ट्रांसमिट होगी इस सेल के पास में, तो आई की वैल्यू कितनी है, 1/2 E/R या 1/2 एप्टा अपॉन R, इतनी वैल्यू है, ठीक है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है यार, क्यों परेशान हो रहे हो,
ठीक है, इतना है। बट जब हमने पावर ट्रांसमिशन के लिए बात नहीं करी थी और आर की वैल्यू को ज़ीरो कंसिडर किया था आई मैक्सिमम के लिए, तो हमारे पास एप्टा इज इक्वल टू आई आर प्लस आर पर कितनी वैल्यू आ रही थी, तो आई मैक्सिमम हमारे पास कितना आ रहा था, एप्टा अपॉन स्मॉल आर आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अब इसकी वैल्यू में कौन बड़ा बताइए, एप्टा की वैल्यू 10 सपोज करिए, ईएमएफ है 10 वोल्ट सपोज कर लीजिए, 10 वोल्ट बहुत ज़्यादा बता दिया, 1.5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 0.5, तो आई मैक्सिमम कितना आया था 3 एम्पियर आया। यही वैल्यू यहाँ पे सेट करिए 1.5 इंटू दिस कितना आएगा, यहाँ पर जो करंट आएगी वो कितनी करंट आएगी, यहाँ पे करंट आएगी यहाँ पे कितनी 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो 1.5 एम्पियर बड़ी है या यही बड़ी है। तो जब आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर देंगे, तो जो मैक्सिमम करंट है जो यहाँ से निकलेगी वो कितनी पावर को ट्रांसमिट करेगी, हाफ लेके जाएगी पावर, हाफ करंट को लेके जाएगी। पहले 1 थी, फिर हाफ करंट को लेकर के यहाँ पर एनर्जी ट्रांसमिट करेगी। ठीक है ना, तो वो मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, पी मैक्सिमम इज इक्वल टू एप्टा स्क्वायर बाई 4R। इसका भी एक छोटा सा ग्राफ होता है इस टाइप का, ये पी दिया हुआ है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद ये ऐसे घट जाती है। ठीक है ना, तो ये आपका ग्राफ दिया है। किसके लिए ग्राफ होता है ये, एक सेकेंड, किसके बीच होता है ये बेटे ग्राफ, मैं देख लेता हूँ, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। ये लो है ही नहीं इसमें, इसके लिए ग्राफ का दिया ही नहीं है। हाँ, रेजिस्टेंस के बीच में दिया, सॉरी, ये रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ है, देख लेना इसको। ठीक है, रेजिस्टेंस और पावर के बीच में ऐसा ग्राफ होता है, और इस वाली जगह पर जो वैल्यू होती है पी मैक्सिमम होती है, इज इक्वल टू एप्टा स्क्वायर बाई 4R, ये वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो ये हमारा पावर का सिस्टम है। अब कहेंगे जो पावर यहाँ पे दी हुई है, इस पावर का हुआ क्या। तो सपोज करिए कि यहाँ से एप्टा एक एनर्जी है, इस एनर्जी ने यहाँ पर एनर्जी ट्रांसमिट की, ये है 120 जूल एनर्जी लेकर के पहुँचा, यहाँ पर 80 जूल ख़त्म हो गई और यहाँ पर 40 जूल, टोटल काम हो गया हमारा। ठीक है, टोटल काम हमारा हो गया, बट कंडीशन अप्लाइड, अगर ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाती। ठीक है, दूसरी बात ये भी समझिए, जब एनर्जी यहाँ से जा रही थी या जो पावर यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा था, तो ये जो पावर है वो कहाँ पर कंज्यूम हो रहा था, तो ये जो रेजिस्टेंस था इसमें ये हीट एनर्जी को बढ़ा रहा था, इलेक्ट्रोलाइट की भी हीट एनर्जी बढ़ रही थी, ये काम हो रहा था यहाँ पे, जैसे जैसे पावर बढ़ रही थी, और वैसे वैसे इस एप्टा की वैल्यू कम हो रही थी। इतना काम है इसमें। बस एक छोटा सा और रिलेशन है, उसको भी देख लीजिए, वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दृष्टिकोण से, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ओके, इन्हीं फॉर्मूले से हमें प्रूफ करना है। मीन्स प्रूफ क्या करना है हमें, यहाँ से एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप का ही है जो आपके एग्जाम में पूछ लेता है। रिलेशन बिटवीन नहीं कह सकते, रिलेशन करना है, फाइंड करना है रिलेशन आर ई एंड वी में, इसमें रिलेशन फाइंड करने के लिए बोल देता है। ठीक है ना, तो अगर इन दो वैल्यू को हम डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, एप्टा अपॉन वी इज इक्वल टू आर प्लस आर बाई कैपिटल आर। डिवाइड कर दे तो हो जाएगा आर, इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, इसके बीच में रिलेशन निकालना है, तो 1 प्लस आर बाई आर हो जाएगा। ये वाली वैल्यू उधर लेकर के आएंगे, कितना हो जाएगा, तो आर बाई कैपिटल आर बाई कैपिटल, ये वाली वैल्यू उधर लेकर के आए तो हो जाएगा कितना, एप्टा अपॉन वी माइनस 1। ठीक है, हियर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ब्रैकेट ई माइनस वी माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, अभी आगे जब हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे तो ये वाली वैल्यू हमको बहुत काम आएगी। ठीक है, ये छोटा सा रिलेशन आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इतना तो हो गया, एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सपोज करिए कि आपके पास में 2 सेल दिए हुए हैं, 2 नहीं 1 सेल दिया हुआ है। ठीक है ना, 1 सेल दिया हुआ है, उस सेल के पास में पावर है P1। सपोज करिए यहाँ पर हमने एक सेल लगाया है, एक रेजिस्टेंस है R1, और दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, देखा गड़बड़ हो जाता अभी।
मैं सवाल बता देता, तुम लोग को आता भी नहीं करते, चलिए आयन इंटरमीडिएट करते। ये दूसरा रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है R1, ये हमारा रेजिस्टेंस है R2। इसमें एक सेल लगाया है हमने, और वही सेल इसका ए में हेप्टा है, वही सेल हमने इसमें भी लगाया है, इसका भी हेप्टा है। यहाँ पर हमने माना है P1 पावर इसके अंदर जा रही थी, हमने मान लिया P2 पावर यहाँ पर जा रही थी। P1 इज इक्वल टू P2 दिया हुआ है, इस सेल के पास में इंटरनल रेजिस्टेंस है कोई, उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। दो डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, इसको यूज़ करके तो हमारे पास P का फॉर्मूला होता है I²R, ये तो होता है ना, I²R होता है, P इज इक्वल टू, और इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी रेजिस्टेंस स्मॉल r है, यहाँ पर भी स्मॉल r है, इतनी वैल्यू दी हुई, ठीक है ना। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस में जो पावर जा रही है वो P1 है, यहाँ पर जा रही है पावर P1 है, दोनों पावर सेम है, ठीक है। पर इसकी वर्किंग और इसकी वर्किंग का इस्तेमाल करके हमें इस R की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ लीजिए फिर से एक बार। एक हमारे पास में एक सेल है, उस सेल की वजह से, ठीक है, एक रेजिस्टेंस में पावर जा रही है, किसी भी बल्ब जला रहा है, ठीक है, मान लीजिए एक बल्ब जल रहा है किसी एक पावर की वजह से, इस सेल की वजह से एक बल्ब जल रहा है, ठीक है ना। हमने वही पावर का सेल इस वाले बल्ब में लगा दिया, इस दूसरे बल्ब में लगा दिया, तो इन दोनों की जो पावर है वो सेम है, तो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ये हमें बताना है, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले निकालेंगे I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्टा अपॉन R प्लस R, ये तो होगा ना, स्क्वायर इंटू R1, ये तो होगा। ये हमारी, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा P1 इज इक्वल टू I² R1, ठीक है ना। तो हमने कितना ले लिया, I कितना है, एप्टा स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R1, इक्वेशन 1। यहाँ से पावर कितनी आ जाएगी, पावर P2, यहाँ पर I कितना आ जाएगा, I आ जाएगा एप्टा अपॉन R2 प्लस R, ये तो आएगा ना। P2 इज इक्वल टू एप्टा स्क्वायर अपॉन R2 प्लस का R का होल स्क्वायर इंटू R2, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है कि सेल में जो पावर ट्रांसफ़र हो रही है वो सेम है, देयरफॉर P1 इज इक्वल टू P2, पावर जो है सेम ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्टा स्क्वायर R1 अपॉन R1 प्लस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एप्टा स्क्वायर R2 अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर R2। एप्टा स्क्वायर से एप्टा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, ये बताओ। फिर आगे, इसके आगे तो बस थोड़ा सा खेल करना है, बस आ जाएगा भाई, देखो 2 मिनट में। ओके, कितना बचा हमारे पास में, ये R1 बचा, R1, ये R1 है, ये R2 नीचे आ जाएगा, R2, ये R1, ये R2 इसके नीचे आएगा, ये इधर जाएगा, इज इक्वल टू R1 प्लस R अपॉन R2 प्लस R। R1 प्लस R का होल स्क्वायर है कि नहीं है, तो ये स्क्वायर हो गया, यहाँ भी होल स्क्वायर है, ऐसा है ना, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इस वाले स्क्वायर को हटाएंगे, इस वाले स्क्वायर को हटाएंगे, तो यहाँ पर अंडर रूट आएगा कि नहीं आएगा, एक वैल्यू चीज़ है, प्लस माइनस भी आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस भी आ जाएगा। तो हम प्लस माइनस को निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ प्लस लेके सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ प्लस लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व करना है, हमें R की वैल्यू चाहिए, स्मॉल r की, तो क्रॉस कर दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट R1 इंटू R2, तो ये हो गया हमारा R2। फिर इसमें क्रॉस किया तो हो जाएगा प्लस R इंटू अंडर रूट R1। इस वाली वैल्यू को हमने इसमें क्रॉस किया तो हो गया R2 इंटू अंडर रूट R1 प्लस R इंटू R1 इज इक्वल टू R1 अंडर रूट R2 प्लस का R अंडर रूट R2। जो वैल्यू R के साथ में है उनको एक पास लेके जाइए, ये वाली इधर ले आइए। तो R2 को हम लिख सकते हैं R2 इंटू R1। इस वाले R2 को हमने इन दो भागों में तोड़ दिया और इसको ऐसे ऐड से लिख लिया, ये इतना हो गया। अब इस वाली वैल्यू को इधर लेकर के माइनस R1 को कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अंडर रूट R1, इसको क्रॉस करेंगे R आ जाएगा ना, हो जाएगा अंडर रूट R2 इज इक्वल टू, यहाँ से R है R2 माइनस का R1, ये तो होगा, इधर लेके जा रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पर R2 R1 कॉमन हो रहा नहीं हो रहा है, R2 R1, ठीक है। तो ये हमने किया कॉमन, R2 माइनस का R1 हमने कर लिया कॉमन, किस में, अरे देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, R2 R1 हमने कर लिया कॉमन, ये हमने कॉमन किया। कितना बचा यहाँ पे, यहाँ बचा R2
माइनस का अंडर रूट R1, इतना बचा कि नहीं बचा, R2 ये बचा, R1 यहाँ से बचा, इज इक्वल टू, यहाँ से R हमने कॉमन कर लिया था पहले ही, R2 माइनस का R1। तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट हो जाएगी, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कितना आएगा, आएगा अंडर रूट R1 R2। ठीक है। अब सपोज करिए इस क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया होता, ये दिया हुआ है 9 और ये दिया है 4, तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करिए। दो सर्किट दिए हुए हैं, उन दो सर्किट में इक्वल पावर का सेल लगाया गया है, इक्वल पावर का सेल लगाया गया है, और इस सेल में होने वाले रेजिस्टेंस को फाइंड करिए। तो बहुत ही सिंपल हो गया, R इज इक्वल टू 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना, 6 आ जाएगा, वेरी सिंपल। या यहाँ से देख लीजिए R इज इक्वल टू अंडर रूट R1 प्लस R2, ये भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें एक टॉपिक और रह गया, एक छोटा सा चीज़ रहेगा, वो भी देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट हो कि चार्ज कैसे करते हैं, किसी भी सेल को चार्ज करने का तरीका क्या है। छोटा सा टॉपिक है, चार्ज करने का कनेक्शन देख लीजिए बस, इतने में आ जाएगा। तो हमारे पास ये एक एक्सटर्नल सोर्स है जिसे हम बैटरी कहते हैं, ठीक है, ये, और ये हमारा एक रेजिस्टेंस है जिसे हम लोड रेजिस्टेंस कहेंगे RL, फिर ये हमारा सेल है और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब इसको देखो, हमने इस प्लस वाले से हमने इस प्लस वाले को ऐड किया है, ठीक है। यहाँ से ये सेल इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा, बट इसकी जो पावर है वो ज़्यादा है, तो हमने कहा ये E0 है, एप्टा नॉट है, इसका जो पावर है वो E है, एप्टा है मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अपनी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर फ्लो कराएगा, वो इस डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, और ये इस डायरेक्शन में फ्लो कराने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही बैटरी चार्ज हो जाएगी, ऐसे ही सेल चार्ज होगा। जब अपोजिट, अगर हम इसको ऐसे जोड़ते हैं माइनस प्लस, तो यहाँ से बैटरी फ्लो चार्ज नहीं होता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, जो चार्ज का फ्लो है, वो अपोजिट हो जाता। इसलिए आपको याद रखना है, जब भी आप किसी सेल को चार्ज करेंगे तो चार्ज करने के लिए पॉजिटिव टू पॉजिटिव ऐड करेंगे, निगेटिव टू निगेटिव ऐड करेंगे, बस, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। अगर इसकी इक्वेशन बनाना चाहे तो हो जाएगा एप्टा नॉट इज इक्वल टू माइनस एप्टा माइनस का IR, ये आपको बनानी पड़ेगी इक्वेशन। अगर हमने रेजिस्टेंस लिया है तो यहाँ पर माइनस का IR भी आ जाएगा, ये बस, और कुछ नहीं। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो आप लोगों ने पढ़ लिया है। आई होप बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग था। कुछ टॉपिक बीच में थोड़े बोरिंग टाइप के थे, हालांकि उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं धमाकेदार, ठीक है। तो आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है और लगातार पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। इस बार सब कुछ अच्छा होगा और आप बहुत ही बेहतर करेंगे, ठीक है ना। और ये जो स्माइल है ना चेहरे पे, वो नहीं जानी चाहिए। बिजली बन जाओ, बिजली 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 का गाना याद रखो ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें अच्छी लग रही हैं या पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।